जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई रूपी क्या होता है और यह कैसे काम करता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ई रूपी क्या होता है। देखिए, ई रूपी यूपीआई का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, ई रूपी में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो प्रीपेड ई वाउचर के थ्रू होगा ट्रांजैक्शन। हम अभी आगे समझेंगे कि प्रीपेड ई वाउचर क्या होता है। ठीक है, और जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो पूरी तरह नगद रहित यानी कैशलेस व संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस भुगतान होगा। ठीक है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो एनपीसीआई है इसी ने ही यूपीआई को बनाया और ई रूपी को बनाया। ठीक है, यूपीआई 11 अप्रैल 2016 से इन यूज में है और ई रूपी 2 अगस्त 2021 से यूज में है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रीपेड ई वाउचर क्या होता है। देखिए, ई रूपी यूपीआई के अंदर जो प्रीपेड ई वाउचर मिलने वाला है वो 2 फॉर्म में मिलेगा, एक क्यूआर कोड के फॉर्म में मिलेगा और एक मैसेज के फॉर्म में मिलेगा। जिनके पास स्मार्टफोन है उनके पास क्यूआर कोड के फॉर्म में मिलेगा और जिनके पास कीपैड वाला फ़ोन है, इस तरह वाला फ़ोन है, उनके पास मैसेज के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्रीपेड ई वाउचर क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि एनपीसीआई क्या होता है। ये जो भी इंडिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो सारा ट्रांजैक्शन एनपीसीआई के अंदर होता है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर होता है। ठीक है, एनपीसीआई को अम्ब्रेला कहा जाता है, यानी छतरी, मतलब कि इसी के अंडर में सारा हो रहा है। जो भी पेमेंट हो रहा है, जैसे भीम के थ्रू पेमेंट हो रहा है या फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट हो रहा है या गूगल पे के थ्रू पेमेंट हो रहा है या अमेजन पे के थ्रू पेमेंट हो रहा है, सारा जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है ना वो सारा एनपीसीआई के अंदर होता है, इसीलिए इसको अम्ब्रेला कहा जाता है, यानी हिंदी में इसको बोले तो छतरी। ठीक है, एनपीसीआई आप समझ लिए क्या है। अब हम समझते हैं कि ई रूपी कैसे काम करता है। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर गवर्नमेंट किसान को जैसे कोई फर्टिलाइज़र देना चाहती है, जैसे यूरिया, तो वो क्या करती थी कि किसान के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर देती थी और किसान क्या करता था कि फर्टिलाइज़र की दुकान में जाके फर्टिलाइज़र खरीद लेता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि गवर्नमेंट उसको किसान को डायरेक्ट पैसा ना ट्रांसफ़र करके वो डायरेक्ट क्या ट्रांसफ़र करेगा, वो क्यूआर कोड ट्रांसफ़र करेगा, यानी ई वाउचर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसान को 3000 देना चाहता है कि भाई 3000 लो और तुम जाके फर्टिलाइज़र खरीद लो। ठीक है, जैसे यूरिया, पोटास, डाई, ये सब होता है जो खेतों में हम यूज करते हैं, जाके तुम ये खरीद लो, तो इसके लिए पहले पैसा देता था, लेकिन अब क्या देगा, वो क्यूआर कोड देगा। ठीक है, क्यूआर कोड देगा। अब वो कैसे देगा हम समझते हैं। देखिए, गवर्नमेंट क्या करेगा, पहले बैंक से अप्रोच करेगा कि भाई तुम एक 3000 का क्यूआर कोड बनाओ। ठीक है, वो किस पर्पज़ के लिए होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र की जो भी दुकान है उस एरिया में सिर्फ उन्हीं के पास जाने चाहिए। ठीक है, तो स्टेट बैंक, सपोज कि ये स्टेट बैंक है और बैंक कोई भी हो सकता है, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक कोई भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जांपल में स्टेट बैंक लिए हैं। तो स्टेट बैंक क्या करेगा, एनपीसीआई को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई एक क्यूआर कोड चाहिए 3000 का, और उसका पर्पस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र वाले जो भी दुकान है सिर्फ उन्हीं के पास होने चाहिए। ठीक है, और किसान के पास आना चाहिए। तो एनपीसीआई 3 पेयर ऑफ क्यूआर कोड बनाएगा, 3 पेयर ऑफ क्यूआर कोड। एक पेयर वो खुद अपने पास रखेगा और एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए कि अगर फ्यूचर में क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो उसके पास एक प्रूफ के लिए होना चाहिए। ठीक है, और एक क्यूआर कोड फर्टिलाइज़र की दुकान के पास देगा और एक क्यूआर कोड किसान के पास देगा, मतलब जो यूज करना चाहता है। ठीक है, अब क्यूआर कोड किसान के पास आ गया, 3000 का क्यूआर कोड आ गया किसान के पास। ठीक है, अगर किसान को फर्टिलाइज़र खरीदना है तो कहाँ जाएगा, फर्टिलाइज़र की दुकान के पास जाएगा। तो एक क्यूआर कोड ऑलरेडी एनपीसीआई फर्टिलाइज़र की दुकान के पास दे दिया है, तो क्या होगा कि अगर वो किसान 2000 का फर्टिलाइज़र खरीदना चाहता है तो 2000 क्यूआर कोड से कट जाएगा, मीन्स अब कितना बचेगा, 1000 बैलेंस बचेगा। ठीक है, 2000 तो क्यूआर कोड से ख़त्म हो गया, 1000 बचेगा। अगर किसान को दोबारा अगर फर्टिलाइज़र खरीदना होगा तो फिर कहाँ जाएगा, फर्टिलाइज़र की दुकान में जाएगा। तो अगर फिर सोच रहा है कि हम 1000 बचा है तो फिर 500 का कुछ फर्टिलाइज़र खरीद लेते हैं। ठीक है, 500 का खरीद लेते हैं, तो बचा कितना, 500 बचा क्यूआर कोड में। अगर किसान सोच रहा है कि हम 500 ये कहाँ पे यूज़ करें, किसी सुपर मार्केट में जाके यूज़ करें, ठीक है, मतलब कोई हम दूसरे दुकान में जाके यूज़ करें, तो जैसे दूसरे दुकान में जाके यूज़ करेगा ना तो वहाँ पे क्यूआर कोड रीड नहीं करेगा। क्यों नहीं रीड करेगा, क्योंकि एनपीसीआई उस क्यूआर कोड को दूसरे जगह भेजा ही नहीं है, सिर्फ कहाँ और कहाँ भेजा है, सिर्फ फर्टिलाइज़र की दुकान के पास भेजा है। तो अब हम जान गए कि ई रूपी कैसे काम करता है। मतलब ई रूपी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए और स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन कौन हुआ, ये किसान हो गया। स्पेसिफिक पर्सन कौन हुआ, किसान हुआ। और स्पेसिफिक पर्पस क्या हुआ कि उसको फर्टिलाइज़र खरीदना है। तो जिस पर्पस के लिए क्यूआर कोड मिला है तो हम सिर्फ वही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या था इस क्यूआर कोड का कि हम फर्टिलाइज़र खरीदे तो फर्टिलाइज़र ही खरीद सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो इस तरह से गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट होगा ये ई रूपी
ई रूपी इन सर्विस में लाने से। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पे टाटा कंपनी है। अगर टाटा कंपनी चाहती है कि उसके जो भी एम्प्लॉय हैं वो पर मंथ उनको 2000 का पेट्रोल दे या डीजल दे, ठीक है, 2000 का पेट्रोल दे या डीजल दे, तो वो क्या करती थी पहले कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती एज ए अलाउंस कि 2000 लो और तुम पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ी में भरवाओ। ठीक है, पहले ये करती थी, लेकिन अब क्या करेगी, वो 2000 का एक QR कोड दे देगी। ठीक है, वो कैसे देगी जो आपको पता ही है, बैंक को रिक्वेस्ट करेगी। बैंक किसको रिक्वेस्ट करेगा, NPCI को रिक्वेस्ट करेगा। NPCI क्या करेगा, 3 QR कोड बनाएगा और एक अपने पास रखेगा और एक जो भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे एक भेजेगा और एक हर एक एम्प्लॉय को भेजेगा। ठीक है, 2000 का QR कोड कहाँ आ गया, 2000 का QR कोड हर एक एम्प्लॉय के पास आ गया। और एम्प्लॉय को अगर उनके गाड़ी में रिफिल कराना है पेट्रोल या डीजल तो कहाँ जाएंगे, पेट्रोल पंप के पास जाएंगे और वो QR कोड को स्कैन कराएंगे। तो QR कोड क्या कर देगा, रीड करेगा कहाँ, पेट्रोल पंप पे। अगर वहीं QR कोड वो कहाँ लेके जा रहे हैं, किसी सुपरमार्केट में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे रीड नहीं करेगा, यहाँ पे क्या लिख देगा, नॉट वैलिड। ठीक है, मतलब कि इस QR कोड को स्पेसिफिक पर्सन यूज कर सकता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है। यानी पर्पस क्या है हमारा कि अब उनकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल को रिफिल कराना। ठीक है, समझ गए आप QR कोड कैसे, ई रूपी कैसे काम करता है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर भारत सरकार चाहती है या कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उस स्टेट के अंदर जो भी स्टूडेंट है, सपोज कि क्लास 10 के स्टूडेंट जो है उनको वो फ्री में बुक दे, तो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट फ्री में बुक देती थी या तो उनके बैंक अकाउंट में या उनके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती थी। अगर वो फ्री में बुक दे रही है तो उसमें काफ़ी कॉस्ट लग जाता था कि ट्रैवल खर्च या स्टोरेज खर्च, बहुत सारे के खर्च लग जाते थे। ठीक है, अब क्या करेगी वो, डायरेक्ट वो एक कूपन कोड दे देगी। ठीक है, सपोज कि वो 2000 का कूपन कोड दे रही है कि जाओ 2000 लो और किताब खरीदो तुम अपना। तो कैसे QR कोड जनरेट होगा आपको पता ही है। गवर्नमेंट बैंक को रिक्वेस्ट करेगी, बैंक किसको रिक्वेस्ट करेगा, NPCI को। NPCI क्या करेगा, 3 QR कोड बनाएगा, वो एक अपने पास रखेगा और एक किसको दे देगा, जो भी किताब का दुकान है एक वहाँ पे चला जाएगा और एक कहाँ जाएगा, सारे स्टूडेंट के पास एक आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट अगर किताब का दुकान में जाएगा QR कोड लेके तो वहाँ पे रीड कर लेगा QR कोड, वहाँ पे रीड कर लेगा। लेकिन अगर वो QR कोड अगर दूसरे जगह लेके जाता है, जैसे सुपर मार्केट में सोचते कि जाके हम चॉकलेट खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रीड नहीं करेगा, यहाँ पे नॉट वैलिड लिख देगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि ई रूपी कैसे काम करेगा। ई रूपी को मोस्टली अब गवर्नमेंट 100% यूज करने वाली है 2 से 3 साल के अंदर। ठीक है, और इसको प्राइवेट सेक्टर भी यूज करेंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर क्या, जैसे टाटा चाहती है कि उसके एम्प्लॉय कहाँ जाकर रहें, ताज होटल में जाकर रहें, तो ताज होटल का खर्च ज़्यादा है। अगर 20,000 पर नाइट है तो पहले अगर टाटा चाहती थी कि पहले उनके एम्प्लॉय जाके ताज होटल में रहें, तो क्या करती थी, उसके बैंक अकाउंट में, एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती थी। तो एम्प्लॉय क्या करते थे कि ताज होटल में जाके किसी दूसरे होटल में चल जाते थे, सस्ता वाले होटल में, और वो काफ़ी पैसा बचा लेते थे। सपोज कि अगर दूसरे होटल में चले गए, 5000 पर नाइट है उस होटल का खर्च, तो 5000 देते थे होटल में और 15,000 बचा लेते थे। लेकिन अब क्या होगा कि वो 20,000 का क्या करेगा, कूपन कोड दे देगा। ठीक है, अब लाओ ये आप लो QR कोड लो, अब कहाँ जाओ, अब जाओ ताज होटल में जाओ। अब आप ताज होटल में ही जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं कि अगर दूसरे होटल में जाइएगा तो आपको अपना पॉकेट से खर्चा देना पड़ेगा। और ये 20,000 का QR कोड कहाँ दे देगा, एक NPCI ताज होटल में दे देगा और एक एम्प्लॉय को दे देगा। जब एम्प्लॉय ताज होटल में जाएगा तो QR कोड रीड करेगा। अगर वो किसी दूसरे होटल में जाता है, जैसे एब्रॉय होटल में जाता है, तो वहाँ पर रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ई रूपी को 100% यूज करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी ई रूपी को 100% यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि कोई नुकसान नहीं होगा। सपोज कि इन द फ्यूचर अगर ये एम्प्लॉय जो भी है उसको 20,000 का एक QR कोड मिल गया, अगर वो उसको यूज नहीं किया तो NPCI क्या करेगा, बैंक को अप्रोच करेगा। अब अपोजिट उल्टा थोड़ा चलना पड़ेगा कि अब NPCI की इसको अप्रोच करेगा बैंक को कि भाई ये जो भी 20,000 QR कोड है इसको कोई यूज नहीं किया, तुम क्या करो, इसको 20,000 जो तुम्हारा स्पॉन्सर है, जैसे टाटा कंपनी स्पॉन्सर है, यहाँ पे कोई भी कंपनी हो सकती है, रिलायंस हो सकता है, डेल हो सकता है, HP हो सकता है, तुम उस पार्टिकुलर कंपनी को 20,000 दे दो। इससे क्या होगा कि कोई नुकसान नहीं होगा। जो पैसा स्पॉन्सर दे रहा है बेनिफिशियरी को यूज करने के लिए, वो सारा एक सर्कल में चलता रहेगा। अगर तुम यूज कर लिया ठीक है, नहीं यूज किया तो फिर उसी के पास चला गया। लेकिन पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरह से ई रूपी काम करेगा। ठीक है, जैसे अब हम ई रूपी कैसे काम करेगा यहाँ पे देख लीजिए, वर्ड में लिखे हुए हैं। ई रूपी इज अ कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट डिजिटल सोल्यूशन। यहाँ कैशलेस है, ठीक है, और कॉन्टेक्टलेस है। इट कनेक्ट विथ स्पॉन्सर ऑफ सर्विस एंड बेनिफिशियरी डायरेक्टली। स्पॉन्सर कौन हुआ इसमें, स्पॉन्सर जैसे गवर्नमेंट हो गया या टाटा कंपनी हो गया या कोई भी कंपनी हो गया, स्पॉन्सर हो गया। बेनिफिशियरी कौन हुआ, जैसे हम लोग हो गए, जैसे एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, अगर जैसे स्टूडेंट हो गया, फार्मर हो गया, किसान हो गया, ठीक है, ये बेनिफिशियरी हो गया।
इट कम इन प्रीपेड ई वाउचर। जैसे क्यूआर कोड है ना आपका, ये आपका जैसे 500 का क्यूआर कोड है तो 500 ऑटो पहले से उस क्यूआर कोड में रहेंगे बैलेंस, ठीक है। देयर विल बी नो नीड ऑफ कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एनी अदर सर्विस टू पे। मतलब इसमें अगर आप जैसे क्यूआर कोड आपके पास आ गया, तो आपके पास क्यूआर कोड आ गया तो आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप क्यूआर कोड यूज़ करना चाहते हो तो आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, आपको कीपैड वाला मोबाइल हो चाहे स्मार्टफोन हो, कोई भी एक फ़ोन होना चाहिए। अगर स्मार्टफोन है तो क्यूआर कोड आएगा, अगर कीपैड वाला फ़ोन है तो आपके पास हो मैसेज के फॉर्म में ई वाउचर आएगा, ठीक है। उसमें उसके लिए आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, जो उसको रीड करेगा उसको इंटरनेट की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप होटल में जा रहे हैं तो आपके पास क्यूआर कोड है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, और होटल वालों को इंटरनेट की ज़रूरत है क्योंकि आपका क्यूआर कोड को रीड करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई नेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कार्ड नहीं चाहिए, ना डेबिट कार्ड ना क्रेडिट कार्ड, कोई कार्ड नहीं चाहिए, कोई पेमेंट सर्विस मतलब कोई अदर पेमेंट सर्विस नहीं चाहिए, जैसे गूगल पे, अमेजन पे, फ़ोनपे, भीम पे, ये सब का कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन ये सर्विस है ई-रूपी। इसको गवर्नमेंट 2025 तक 100% हर एक सेक्टर में यूज़ करने वाली है। अब प्राइवेट सेक्टर के में भी जो भी कंपनियां इसको 100% यूज करेगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।